रिकॉर्ड करना शुरू कर। ओम श्री गणेशाय नमः। तो इस सेशन के अंदर हम आपको आपकी कुंडली की देवी शक्ति के बारे में आपको पता लग जाएगा। सो आपकी कुंडली के अंदर हमारे पास जो है 9 देवियों का वास होता है, राइट। और वो 9 देवियां तो आपको पता ही है। पहली जो है वो माँ शैलपुत्री है, ठीक है। दूसरी जो है माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरी माँ चंद्रघंटा, चौथी जो है माँ कुष्मांडा है, पंचवी जो है माँ स्कंद माता है, और फिर उसके बाद छठी कौन सी है, कात्यायनी। सप्तम माँ कौन सी है, कालरात्रि। अष्टम है महागौरी और नवम है सिद्धात्री, सिद्धात्री। राइट। सो ये 9 माता हैं। और इनको कैसे आपको अपनी कुंडली में ढूंढना है कि कौन सी देवी शक्ति, ये सभी 9 के 9 रूप किसके हैं, माँ दुर्गा के। ओके, ये माँ दुर्गा के ही रूप हैं। और माँ दुर्गा कौन है, पार्वती। ओके, याद रखिएगा। आप अगर को लगता है कि माँ दुर्गा अलग है, तो नहीं, माँ दुर्गा के ये 9 स्वरूप हैं, 9 एनर्जीज हैं। प्राइमरी माँ दुर्गा जो है वो 3 एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली। और ये जो आगे शक्तियां हैं, ये 9 शक्तियां हैं। अगर आपको पता लग जाए कि आपकी कुंडली में सबसे पावरफुल देवी शक्ति कौन सी है, और उसके बाद अगर आपको मंत्र मिल जाए उस देवी शक्ति का, तो बेड़ा पार है ना। कि जब भी आपको लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो जहां पर शक्ति की, पराक्रम की जरूरत है, जहां पर कुछ कर गुजरने की जरूरत है, जहां पर कुछ लड़ जाने की जरूरत है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपके पास क्या होना चाहिए, माँ शक्ति। अब माँ दुर्गा तो है ही है, लेकिन जब आप उनके इतने लाखों जाप करोगे, फिर जाके वो देवी एक्टिवेट होगी जो आपकी कुंडली को बिलोंग करती है। लेकिन अगर आप सीधा ही उस देवी तक पहुंच जाओ, राइट, एग्जैक्ट एड्रेस पे, आपको ये ना ढूंढना पड़े। जैसे आपको जीपीएस आपका गूगल की डेस्टिनेशन दिखा देता है ना गूगल पे, कि ये मेरी डेस्टिनेशन है। अगर वो डेस्टिनेशन सीधी मिल जाए, रेदर देन कि आपको स्टेट मिले, फिर सिटी मिले, फिर वो एरिया मिले, उस एरिया के अंदर टाउनशिप मिले, फिर उस टाउनशिप के अंदर आपका जो एग्जैक्ट एड्रेस, वो एग्जैक्ट एड्रेस देवी शक्ति का, वो मैं आज आपको यहाँ पर दूंगा। उसके लिए कुछ बेसिक चीजें जो हैं वो समझनी आपको जरूरी है। तो मैं व्हाइट बोर्ड पे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और आपको छोटी छोटी चीजें जो है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली चीज जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हमारे पास कितने ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों को हम 7+2 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा कि 7+2 मैंने क्यों किया। सर राहु केतु को, राहु क्योंकि केतु। छाया ग्रह है। राहु केतु जो है फिजिकली ग्रह प्रेजेंट नहीं है, ये सारे के सारे क्या है, छाया ग्रह है। तो फिजिकली जो ग्रह प्रेजेंट है वो 7 ही है। इज इट क्लियर, यस सर। यस परफेक्ट, गुरुजी। ठीक है। और हमारे पास राशियां कितनी है, 12। 12। अच्छा, कोई मुझे एक बात बताएगा, नक्षत्र कितने हैं। 27। 27। किसी को ये कंफ्यूजन है कि 27 नक्षत्र कैसे हुए, या कुछ इस तरह से कोई कंफ्यूजन है। नहीं सर। ओके, मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर एक बताना चाहूंगा कि ब्रह्मांड के अंदर 27 नक्षत्र नहीं है। ब्रह्मांड के अंदर मोर देन 84 नक्षत्र हैं। ओके, देर आर मोर देन 84 to 88 नक्षत्र, जिसमें से 84 तो हमने कंफिगर किए हैं। 4 नक्षत्र की कंफ्यूजन है, कुछ शास्त्र 4 और बताते हैं, लेकिन 84 नक्षत्र, 84 योनियां, इस प्रकार 84 नक्षत्र हैं। लेकिन हमारी जो एक गैलेक्सी है जिसमें हमारा सारा प्लानिटरी सिस्टम है, इस तरह की दिखती है दूर से, राइट। इसमें बीच में सूर्य देवता है, इसके आसपास ग्रह मूव कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो ब्रह्मांड है वो इनफाइनाइट है, वो कभी खत्म ना होने वाली चीज है। और उसमें ये 27 नक्षत्र ही ह्यूमन लाइफ को असाइंड है। बाकी जो जो नक्षत्र हैं वो देवताओं को, ऋषि मुनियों को, इन सबको असाइन किए गए हैं।
राइट, जो कि हमारी पहुंच से बाहर है, राइट। जैसे अभिजीत नक्षत्र की अगर आप बात सुनते हो, वो 28वां नक्षत्र है। तो अभिजीत नक्षत्र की क्या स्टोरी है? अभिजीत नक्षत्र की स्टोरी ये है कि ये जो कौरव थे ना, इसमें से जो दुर्योधन था, ये भगवान कृष्ण के पास गया और उन्होंने कहा कि हम ये युद्ध कौन से ऐसे नक्षत्र में शुरू करें जिससे कि हम पांडवों को हरा दें। तो उस समय जब आप मेरे पास क्वेश्चन लेकर आते हो तो मैं आपके गुरु पिता की समान आपको जो है आपके सामने जो अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ। जब मेरी बेटी मेरे पास आती है तो मैं उसके लिए फादर हूँ। जब मेरा भाई मेरे पास आता है तो मैं उसके लिए ब्रदर हूँ। जब पत्नी आती है तो मैं उसका पति हूँ। जब माँ आती है तो मैं उसका पुत्र हूँ। इसी प्रकार उस समय जब ये ज्योतिष का सवाल पूछा गया तो भगवान कृष्ण जो है ज्योतिष के रूप में जवाब देना पड़ा उन्हें। तो उन्होंने कहा कि एक ही ऐसा नक्षत्र है जिसको कभी हराया नहीं जा सकता। उस नक्षत्र में जब चंद्रमा होंगे आपके, उस नक्षत्र में आप युद्ध शुरू करना। तो वो नक्षत्र है अभिजीत। अब उन्होंने कह तो दिया कि अभिजीत नक्षत्र में युद्ध शुरू करना। बाद में उनको लगा कि इसमें अगर इन्होंने युद्ध शुरू किया और इनको मैंने युद्ध शुरू करने को बोला है तो उस समय पांडव जो है वो हार जाएंगे। अब भगवान कृष्ण तो विष्णु जी की इनकारनेशन है। उन्होंने क्या किया, जो 28वां नक्षत्र था अभिजीत, उसको इस गैलेक्सी में से दूर कर दिया। उसको कहा कि आप जो है इसमें थे, पहले अभिजीत 28 नक्षत्र थे, उनको आशीर्वाद से नक्षत्र को कहा कि आप अपना डिस्टेंस ही दूर कर लो, आप 27 नक्षत्र बेल्ट में आओ ही नहीं। और शास्त्रों में लिखा है कि अभिजीत नक्षत्र का वध ही कर दिया, क्योंकि भगवान कृष्ण जो थे वो दोस्ती के पक्के थे, राइट, और उनकी अर्जुन के साथ मित्रता थी। तो उन्होंने अभिजीत नक्षत्र को एक साइड पे ही कर दिया। वैसे अभिजीत नक्षत्र का रोज 12 बजे का टाइम होता है, दोपहर को 1 घंटे के लिए। उसके बारे में भी आपको कभी मैं डिटेल में बताऊंगा कि फिर भी उसको जिंदा रखा, एक स्टेटस दिया थोड़ा सा। और अभिजीत नक्षत्र के अंदर उनका जो है वो युद्ध नहीं शुरू कर पाए और वो हार गए। अब 27 नक्षत्र होते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। ये छोटी सी वीडियो होने वाली है लेकिन बहुत प्रोडक्टिव वीडियो होने वाली है। आप इसमें जिंदगी भर अपनी देवी शक्ति को आप आज पहचान लेंगे। अब जैसे एक कुंडली बन गई, ठीक है, ये कुंडली बन गई, ठीक है। इस कुंडली के अंदर 12 घर हैं, ठीक है। अच्छा, 12 घर ही क्यों होते हैं? 12 घर इसलिए होते हैं क्योंकि 12 राशियां हैं। अब 12 राशियां क्यों होती हैं? एक घर कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। अगर आप 30 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 360 डिग्री, यानी कि चारों तरफ का ब्रह्मांड कवर हो जाता है। ओके, 360 डिग्री। तो ये जो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है एक घर का, जब भी एक आसमान पे डिस्टेंस कवर किया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है, वो कभी भी किलोमीटर्स में नहीं किया जाता, वो हमेशा डिग्री से किया जाता है, एंगल से, कि मेरे धरती से सूर्य कितने डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। हमेशा जो ब्रह्मांड में डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो डिग्री और मिनट्स में किया जाएगा। अब ये 30 डिग्री ईच है घर, हर एक घर 30 डिग्री का है कुंडली के अंदर। 12 घर है तो 336 डिग्री पूरा ब्रह्मांड कवर हो गया। अब नक्षत्र थे 27। अब 27 नक्षत्रों को फिट नहीं किया जा सकता था इसके अंदर। कैसे फिट करते? 27 नक्षत्रों को फिट तो करना था। तो उन्होंने क्या किया, 27 नक्षत्रों में से हर एक नक्षत्र को 4 हिस्सों में बांट दिया, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और ये जो चारों हिस्से हैं ना, ये नक्षत्रों के चरण बने, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, ठीक है। आप देखते हो ना कि आप जब पैदा होते हो तो कहते हैं आप चौथे चरण में पैदा हुए हो, आप तीसरे चरण में पैदा हुए हो। अच्छा, अगर 4 हिस्सों में एक नक्षत्र को डिवाइड कर दिया, नक्षत्र क्या होता है? कॉन्सलेशन होती है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, जो एक नक्षत्र बनाते हैं। कई नक्षत्र में 3 स्टार हैं, कईयों में 2 हैं, कईयों में 4 हैं, कईयों में 5 हैं। तो वो नक्षत्रों को इन्होंने हर एक नक्षत्र को 4 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। तो टोटल चरण कितने बनेंगे 27 नक्षत्रों के? 108। 108 चरण बनेंगे। 27 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया?
जी सर। ठीक है। अब 108 जो है वो 12 का मल्टीपल है। अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो आपका आंसर आता है 9। मतलब अगर 9 चरण बिठा दिए जाएं एक घर में तो 27 के 27 नक्षत्र 12 घरों में फिट हो जाएंगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना, मतलब 2 नक्षत्र पूरे, 4 4 के 2 नक्षत्र पूरे और एक नक्षत्र की केवल एक पदा, टोटल 9 चरण एक राशि के अंदर। 9 चरण इसमें, 9 चरण इसमें, 9 इसमें, 9 इसमें, 27 नक्षत्र पूरे हो गए इसके अंदर। ठीक है ना। अब वो 27 नक्षत्र है कौन से हैं, पहले जरा हम ये देख लें। अब जैसे पहला जो नक्षत्र है वो है अश्विनी। नाम पता है ना, अश्विनी नक्षत्र। इसी की स्टडी मैं करवाता हूँ, अश्विनी क्या है नक्षत्र के बैच के अंदर, जो आपका अगला कोर्स है जो आपको ये बताएगा कि अश्विनी नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं उनका क्या सिस्टम है, कैसे पैदा होते हैं, क्या उनकी ट्रेड्स है, उनका भाग्य कैसा होता है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। ठीक है। तो ये जो अश्विनी नक्षत्र है इसकी कितनी पदाएं हैं? हाँ, 4। 4, 1 2 3 4। दूसरे नंबर का जो नक्षत्र है उसकी कितनी पदाएं हैं? 4। भरणी है, अश्विनी भरणी। 1 2 3 4। ठीक है। अच्छा, अगला जो नक्षत्र है उसकी भी कितनी है? 4, कृतिका। ठीक है, तीसरा नक्षत्र। ऐसे ही 27 नक्षत्रों की जो है 1 2 3 4। जो पहला घर था, ये वाला जो कुंडली का पहला घर था, इसमें आपको मैंने बोली थी कितनी पदाएं होती हैं एक घर के अंदर, अभी बताया। 4। हाँ जी। सर एक पूरे 4 पता। पूरे पूरे घर के अंदर कितनी पदाएं होंगी 30 डिग्री में? 9। सर आई गेस 9। 9 9। 9 होंगी ना पदाएं, यस सर। क्योंकि 9 9 जार 9 12 जार 108। 108। क्योंकि 27 नक्षत्रों को 108 पदाओं में डिवाइड किया गया है। एक नक्षत्र की 4 पदाएं होती हैं। 27 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 108। 108 जो है वो 12 का मल्टीपल है, तो इसमें सारे फिट हो गए। ठीक है गाइज, यहाँ तक किसी को क्लियर ना हुआ तो बताओ। इज इट क्लियर? 9 पदा आएंगी हर एक राशि के अंदर। और आपको पता है ये 9 पदाएं कौन सी हैं, क्या है ये 9 पदाएं? ये 9 पदाएं 9 देवियां हैं। गाइज आप अपने आप को म्यूट कर लो, पीछे बहुत बैकग्राउंड नॉइज है, मुझे नहीं पता किसकी आ रही है, लेकिन जिसकी भी है बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही, बाकी सुन नहीं पा रहे हैं। प्लीज एवरीवन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ग्रेट, थैंक यू। जब आपको मैं अनम्यूट करने को बोलूंगा आप कर लीजिएगा, प्लीज एवरीवन शुड म्यूट सर प्लीज। भूमि जी के यहाँ से है दिक्कत। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। सो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया, ये 9 देवियां हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या लिखना चाहूंगा मैं यहाँ पर? 9 देवियों के नाम। सो पहली पदा किसको बिलोंग करेगी? माँ देवी शैलपुत्री। शैल पुत्री। ठीक है। और दूसरी पदा किसको बिलोंग करेगी? ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मा चारिणी। चारिणी। तीसरी चंद्रघंटा। चंद्र घंटा। घंटा, जो हाँ जी। आज है तीसरा दिन। यस। ठीक है। चौथी मांडा। कुष्मांडा। मांडा। कुष्मांडा। ठीक है। और फिर उसके बाद अगली यहाँ पे स्कंद कौन? माता। स्कंद माता। स्कंद माता। स्कंद माता। स्कंद माता। और फिर कात्यायनी देवी। कात्यायनी। कात्यायनी देवी। कात्यायनी यानी देवी।
उसके बाद काल रात्रि, काल रात्रि, काल रात्रि, काल रात्रि। उसके बाद महागौरी, महागौरी, महागौरी। और उसके बाद सिद्धिदात्री, सिद्धिदात्री, सिद्धियां प्रदान करने वाली माँ सिद्धिदात्री। अच्छा, फिर आगे क्या होगा? आगे नक्षत्रों में क्या होगा? सर शैलपुत्री फिर से शायद, एग्जैक्टली, फिर से साइकिल रिपीट। शैल पुत्री, पुत्री और फिर ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी। हाँ जी सर। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आपका जन्म कौन से नक्षत्र में और कौन सी पदा में हुआ है। और उसको देखने के लिए आपको कैसे देखना है? सबसे पहले आप ये देखोगे कि आपका चंद्रमा जो है वो कौन सी राशि में है। ठीक है, और उस राशि के अंदर वो कौन से नक्षत्र में है, और उस नक्षत्र के अंदर वो कौन सी पदा में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलती हो जाएगी। आप 1 2 3 4 पदा लोगे, जबकि आपको उस राशि की जो पदाएं कैलकुलेट करनी है वो 1 से लेके 9 तक करनी है। ठीक है ना? आप ये मत समझना कि अगर आपका जन्म भरनी पदा 2 में हुआ है तो आप ब्रह्मचारिणी मत समझ लेना। भरनी जो पदा 2 है वो कात्यायनी है, क्योंकि आपकी एक राशि 9 पदाओं में खत्म हो जाती है। यहाँ पर एरीज 9 पदाएं है ना, फिर अगली 9 पदाएं यहाँ पे हैं, फिर अगली यहाँ पर है, फिर अगली यहाँ पर है। ठीक है, तो अब एक काम करें, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसमें कंफ्यूजन ना हो। हम क्या करते हैं, हम सारे नक्षत्रों के सामने देवियां लिख देते हैं। थोड़ा लंबा काम है, 10 मिनट लगेंगे, लेकिन आपका नक्षत्र निकल आएगा। किसी का अश्विनी भरणी कृतिका है? किसी का? हाँ सर। किसका है? मेरा अश्विनी प्रथम पादा तो शैलपुत्री ये होंगी। अश्विनी की पहले पदा है आपकी? हाँ। तो आपकी देवी शैलपुत्री है। ओम देवी शैलपुत्री नमः। ये आपका शक्ति का मंत्र है। ठीक है, अब कृतिका में कौन सा आता है? बोलो बोलो फटाफट। कृतिका में क्या लिखूं? माँ महागौरी। अरे कैसे महागौरी? नहीं सर, चंद्रघंटा, महागौरी कैसे मेघा? सॉरी। यही तो गलती करोगे आप लोग। आप समझ रहे हो मेरी बात? कहाँ पे गलती होगी? किसको यहाँ पे समझ में नहीं आया मुझे बताओ। गुरुजी जी, आई एम वेरी न्यू टू नक्षत्र, मेरे को तो कुछ समझ नहीं पड़ रहा, तो मुझे पहले नक्षत्र के नाम ही पहले पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। आपको समझने की जरूरत ही नहीं है। आपने सिर्फ अपना नक्षत्र बताओ आपका कौन सा है। हम आपको नक्षत्र तो पढ़ा ही नहीं रहे, आपका नक्षत्र तो सिलेबस ही नहीं है। I am not teaching you nakshatras. I have just told you 27 names and there are 4 padas of each nakshatra and every pada is named after a devi. That's it. मैंने आपको इतना बताया। पर नक्षत्र कैसे फाइंड करूं मैं? Just Google it, 27 nakshatras, all 27 names will come. जैसे आपको 9 ग्रहों के नाम हैं, इसी प्रकार 9 ग्रहों के नाम आपको गूगल करके आते हैं। 27 नक्षत्रों के नाम मैं लिखवाने वाला हूँ आपको अभी आज कक्षा। अच्छा, You just have to just Google it, 27 nakshatras, all 27 nakshatra names will come. and then how will मेरे लग्न पे कौन सा नक्षत्र बैठ रहा है वो कैसे फाइंड करूं? अभी तो बताया आपको मून, कि आप मून अच्छा हाँ राइट, या मून, या ओके। अभी तो स्टेप्स बताए कि मून आपका कौन से साइन में है, मतलब कौन सी राशि में है जी। ठीक है, और कौन सी राशि के अंदर वो कौन से नक्षत्र में है और कौन से पदा में है। यही तो स्टेप है 4 आपको अपनी माँ देवी को कैलकुलेट करने के लिए। और किसको नहीं समझ में आया? Everyone understood? Yes, no, maybe? Yes sir.
किसको नहीं आया? आई कैन रिपीट। नक्षत्र आद्रा है। हम पहुंचेंगे वहां तक, हर एक के नक्षत्र तक पहुंचेंगे। तभी मैं बोल रहा था कि अश्विनी, भार्गनी और कृतिका किसी का है, किसी का चंद्रमा 1 नंबर राशि में लिखा हुआ है, या किसी का चंद्रमा 2 नंबर राशि में लिखा हुआ है किसी का। मतलब 1 नंबर राशि मेष है और 2 नंबर राशि कौन सी है? वृषभ। तो किसी का चंद्रमा 2 नंबर राशि में है क्या? यस सर। अपनी अपनी कुंडली निकालो। और 2 नंबर राशि में कौन सा नक्षत्र लिखा है उसके आगे? अगर आप एस्ट्रोसेज पे भी खोलोगे, मून के आगे नक्षत्र लिखा हुआ होगा। मून इज इक्वल टू टॉरस इज इक्वल टू नक्षत्र नेम आगे। अश्विनी, भार्गनी, कृतिका, रोहिणी, इस तरह के नाम लिखे हुए होंगे। हाँ जी, नंबर 3 में। 3 में आ जाते हैं अभी। चलो आगे, मिथुन में है ना, तो मिथुन में आगे नक्षत्र कौन सा लिखा हुआ है? नक्षत्र आद्रा। आद्रा। आद्रा के आगे नंबर क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 में से वो कुछ भी नहीं लिखा सर। पदा लिखा होगा आगे 1 2। उदय कालीन नक्षत्र आद्रा। आद्रा के आगे नंबर लिखा है कोई 1 2 3 4 पदा? नहीं। कौन से सॉफ्टवेयर में चेक कर रहे हो आप? मैं तो एक उसमें है, पेपर में है। नहीं नहीं, पेपर में नहीं, आपके पास एस्ट्रोसेज है, फ्री सर्विस है। जी। एस्ट्रोसेज में अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम डालेंगे तो वहां पर आपका नक्षत्र दिख जाएगा। कैसे दिखता है मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, मान लीजिए किसी का भी डेट ऑफ बर्थ टाइम जो है वो अगर हम ले लेते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर अपना पराशरा लाइट सॉफ्टवेयर में दिखाता हूँ। आप यहाँ पर करेंगे न्यू, किसका निकालें बताओ? मेरा निकाल दीजिए। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा जी। जी। सीमा जी, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 20th March 1956। 20th मार्च मार्च 1956। जी। और कितने टाइम में पैदा हुए आप? शाम को 6 बजे। 18 आवर्स। जी। और कहाँ पर? गाजियाबाद। जिला गाजियाबाद, जी। उत्तर प्रदेश में आएगा ये। और ये है गाजियाबाद। अब आपने लिखा ना चंद्रमा, चंद्रमा जी। के आगे क्या लिखा है? आद्रा। जी। देख रहे हैं आप? हाँ और जी। हाँ आद्रा जी। के आगे क्या लिखा हुआ है? 4 चौथा नंबर। चरण। तो आप आद्रा के चौथे चरण में देखो, यहाँ पे जो चरण लिखे हुए हैं कोई भी 4 से ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4, क्योंकि 4 ही जी। चरण होते हैं। जी। 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 ठीक है, तो आप मून आपका आद्रा में, ये आपका जिस जिस देखो, जिस राशि में चंद्रमा होता है वो आपकी जन्म राशि होती है, जी। और जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है वो आपका जन्म नक्षत्र होता है। जी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी। जी। अगर मुझे इस पर्टिकुलर कुंडली की अगर मुझे इंट्रोडक्शन, कश्यप कैन यू म्यूट योरसेल्फ, देयर इज लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइज। थैंक यू। अब अगर मैंने इस कुंडली की इंट्रोडक्शन देनी है, मैं क्या बोलूंगा? सीमा जी, आपका जन्म कौन से लगन में? कन्या लगन में। वर्गो कन्या लगन लगन। होगा ना? कन्या जी। जी। लगन में आपका जन्म हुआ है। और आपकी जन्म राशि कौन सी है? मेरी चंद्रमा, है चंद्रमा कौन सी राशि में है? मिनाई मिथुन। मिथुन। जेमिनी मिथुन में। जी। मिथुन में। और आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है? आद्रा। 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 अब मैं इसको एक लाइन में आपको डिफाइन करूं। जी। 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 सीमा जी का जन्म 20 मार्च 1956 शाम को 6 बजे गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। सीमा जी का लगन कन्या है और राशि मिथुन है, और इनका जन्म आद्रा नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ है। जी। मैं ऐसे कह सकता हूं? यस जी। सर। सबको पता लग गया?
हाँ कि सर। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा वो आपका जन्म का नक्षत्र है, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उससे आपकी जिंदगी की छोटी छोटी चीज पता लग जाती है, छोटी से छोटी चीज, यहां तक कि आपने सुबह क्या खाया ये भी पता लगा सकते हैं हम। इतना डीप है ये। सर बता दो मैंने क्या खाया। आप चुप रहिए, वो आपको जब समय आएगा उस समय आपको बताया जाएगा। आपको पता है जलंधर में हमारे यहाँ पे एक पंडित जी थे, अभी तो हम एक्सेल शीट मेंटेन करते हैं, वो अपने असिस्टेंट को बोलते थे सुबह उठ के 6 बजे कि आज इतने लोग यहाँ पर आएंगे, 2 बठिंडा से आएंगे, 2 होशियारपुर से, 2 वो, उन्होंने ये कपड़े डाले हुए होंगे और इस दिशा से आएंगे और उनके ये क्वेश्चन होंगे। और एग्जैक्टली वैसे ही होता था सारे दिन। ये नक्षत्रों की जो साइंस है वो इतनी पावरफुल है, और आपके अंदर भी कैपेबिलिटी है वहां तक पहुंचने की। लेकिन हम ज्योतिष को कभी इस तरह से यूज नहीं करते हैं कि टेस्ट करने के लिए आप बताओ जी बताओ हमें कैलकुलेट करो। हम ज्योतिष को इस तरह से यूज करते हैं कि जब आप प्रॉब्लम में हो तो मुझे पता लग जाए कि आप प्रॉब्लम में हो, मैं आपकी मदद कर सकूं। और ज्योतिष इतने भार वाला काम है, मैं आपको बता नहीं सकता। आज से 2 दिन पहले मेरे पास एक इमरजेंसी केस आया जिसको हाई लेवल ऑफ फूड पॉइजनिंग हुई थी। मैंने उसको हील किया, उसको ऋग्वेद से जबरदस्त उपाय बताया उसको, जबकि मैं 16 माला कर रहा हूँ। कल रात को मुझे ऐसे लगा कि मेरी कल जिंदगी की आखिरी रात थी। I got food poisoning and I was vomiting, right, like anything. I had more than 10 vomits. Whole night I was awake, right? And I asked my Guruji, my people in Himalayas, I have people who initiated me. कहते बेटा तू 16 माला कर रहा है, अब समय आ गया है 32 माला करने का, क्योंकि तेरे ऊपर बहुत भार पड़ रहा है। और आप बिलीव करोगे मैं 2 दिन से फास्ट पे हूँ, क्योंकि नवरात्रे चल रहे, मैंने बाहर का कुछ नहीं खाया, बाहर का कुछ नहीं खाया। जो व्रत में खाया जाता है आलू दही वही खा रहा हूँ, या दूध या फ्रूट। या बंदा कहते हैं ना कि बाहर से दाल मखनी और बटर नान खाए, वो रिएक्ट कर गया, कुछ हो गया। आई एम फ्रॉम फास्ट, मैं फास्ट में हूँ पिछले 2 दिन से। ये यहाँ पर प्रॉब्लम है ज्योतिष में, कि जब आप किसी के कर्मों के बीच में अपनी लात अड़ाते हो और आप उसको सफर होने से रोकते हो, तो और अगर आपकी साधना एक लेवल तक है और उस लेवल से आगे नहीं जा रही है, तो आपको थप्पड़ पड़ते हैं मदर नेचर से। आज सुबह से मैं उठ नहीं पाया, मैंने JA5 की क्लास कैंसिल कर दी, मैंने नव वास्तु की क्लास लेट नाइट कर दी, मेरी हिम्मत नहीं हुई। सुबह से मैंने अनार के 25-30 दाने और जो ये SRS घोल होता है जो, ये मैंने 3-4 बार 5 बार किया, बस दैट इज माई कंप्लीट डाइट। और सुबह की जो वीडियो है चंद्रघंटा की, वो भी मैं 11 बजे बना पाया। यस सर, उसमें भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, राइट। तो ज्योतिष जो है ये बहुत मुश्किल चीज है। अभी आप सीख रहे हो, जब प्रैक्टिस करने लगोगे आपको अपनी साधना, अपनी शक्तियां, अब जहां पर 16 माला कर रहे हैं, मेरे को उन्होंने आज बोल दिया 32 माला करो। अगर मैं 32 माला, पहले तो मुझे देखना है मैं टाइम कैसे मैनेज करूंगा। और डेफिनेटली मैं कंसल्टेशन घटाऊंगा, क्योंकि गुरु के शब्द है, मेरे लिए पत्थर की लकीर है, ठीक है ना। कंसल्टेशन घटाऊंगा, 10 दिन का जो कंसल्टेशन का वेटिंग टाइम है, चाहे वो 20 दिन का हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 20 दिन में कंसल्टेशन तभी दे पाऊंगा ना अगर मैं इस दुनिया में हूं। अगर इस दुनिया में ही नहीं हो तो कंसल्टेशन कहाँ से दूंगा। जो इंसान 10 दिन वेट कर सकता है वो 20 दिन भी कर लेगा। मेरी माँ कह रही थी वो 25 दिन भी वेट कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है ज्योतिष, इतनी सिचुएशन होती है ज्योतिष के अंदर। एक कुदरत एक चीज करने जा रही है और आप बीच में उसको गाइड कर रहे हो कि आप ये कर लो ये कर लो, बच जाओगे, बंदा बच गया। लेकिन कुदरत कहती है हु आर यू, आप बीच में कहां से आ गए। आपने, ज्योतिष का काम है गाइड करना, गाइड करो कि अपने सेहत का ध्यान रखे। आप जब रेमेडीज देते हो तो आपके ऊपर जबरदस्त भार आता है, जबरदस्त भार आता है आपके ऊपर, आप सोच भी नहीं सकते। और अगर किसी ने कोई हीलिंग की है, अगर यहाँ पे कोई हीलर है, तो वो उस चीज को
रिलेट करेगा जो मैं आपको कह रहा हूँ। डू वी हैव एनी हीलर हियर? Sir, Yes, yes, sir. I know healing. आप इस चीज को जो मैं कह रहा हूँ आप रिलेट कर पा रहे हो इस चीज को? Yes, Yes, sir. sir. Yes. बिल्कुल। सर हाँ जबरदस्त हिट बैक आती है कि नहीं आती है बताओ? आती है सर, सर आई हुई आती है। है। एंड दैट पर्सन वाज अबाउट टू डाई, उसका सारा पानी खत्म हो गया था, जस्ट 5% पानी रह गया था सिर्फ आउट ऑफ 72%। उसको वहां से निकाल के लाए। एंड आई हैव नेवर वॉमिटेड इन लास्ट 25 years। सो इतना मुश्किल रहता है ज्योतिष में कि इतना रिवर्स आता है। ज्योतिष एक्यूरेट है, ज्योतिष बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बार बार आपको क्यों माँ देवी दे रहा हूं आपकी, क्यों आपको मैं आपके ज्योतिर्लिंग दे रहा हूं, क्यों आपको गायत्रीज दे रहा हूं? क्योंकि आपको स्ट्रांग बनाना है। आपकी इम्यूनिटी ये पता किस तरह है, मतलब चारों तरफ कोविड के पेशेंट्स और आपको बीच में विदाउट पी किट डाले उनका इलाज करना है, और आपको कोविड भी नहीं होना चाहिए। ये ज्योतिष वो चीज है। क्योंकि आपके आसपास दुख दर्द ही से ही लोग मिलेंगे। एक ज्योतिषी को कौन कॉल करता है? जिसकी शादी नहीं हो रही, जिसकी शादी नहीं हो रही, जिसके बच्चे नहीं हो रहे, जो बीमार है, जिसकी नौकरी चली गई है, जिसके ऊपर कर्जा है, जिसको दुनिया भर की दिक्कत है। उसके अलावा कोई कैसे कॉल करता है कि मैं महात्मा कब बनूंगा, मैं ज्योतिष कब बनूंगा, मुझे भगवान कब मिलेंगे? आज तक मुझे किसी ज्योतिष वाले किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा मुझे भगवान कब मिलेंगे, या मुझे भगवान तक जाने का रास्ता दिखाओ। मुझे ये पूछा कि मेरे घर कब बनेगा, मेरी गाड़ी कब बनेगी, लड़के हैं लड़की कब होगी, लड़कियां 3 है, अभी वाइफ प्रेग्नेंट है, पर बताओ कि ये लड़का है कि लड़की है? अगर लड़की है तो इसको गिरा दे। जूता मारने का दिल करता है ऐसे लोग। आपको पता है मैंने खुंदक में 2 कपल्स को ऐसे किया, 2 बेटियां थी, तीसरा प्रेग्नेंट हो गई। मैंने कहा मैम गारंटी है कि आपके बेटा है और रिकॉर्ड कर लो इसको। उन्होंने रिकॉर्ड किया, उनके बेटी हुई। मैंने उनको बोला, मैंने कहा 2 महीने की प्रेगनेंसी लेकर आप मेरे पास आके बोल रहे हो, ठीक है ना, आप बताओ गुरुजी। मैंने कहा अगर मैं बोल देता बेटी तो उस भ्रूण हत्या का मेरे ऊपर भी आता है ना बोझ। हाँ, आप मेरे पास 8वें महीने में आओ और मैं आपको बताऊं कि आपका बेटा है कि बेटी है, मैं आपको बता दूंगा, और अगर वो गलत निकले मेरा हाथ काट देना आके। आप 2-2.5 महीने में प्रेगनेंसी में मेरे से पूछोगे तो मैं आपको बोलूंगा ही बेटा है आपका, और आपने भी यही बोलना है। आपने आपके पास 2-2.5-3 महीने की प्रेगनेंसी लेकर आए, आप क्या बोलोगे सारे? बेटा है। बेटा है सारे। ये मेरे गुरुजी ने सिखाया था मुझे। और अगर 7वें-8वें महीने की प्रेगनेंसी कोई लेकर आता है तो आप कैलकुलेट करोगे। यू ऑल प्रॉमिस मी दिस थिंग? यस सर। यस गुरुजी। यस सर। आप मेरी डीप बात समझे कि नहीं समझे आप लोग? यस सर। क्योंकि Yes, वो sir. अबॉर्शन करवाएगा जाके, वो करवाएगी, और उसका जो बोझ है वो आप पे भी आएगा। So, but we can avoid entertaining such things, na? देखो ऐसा है, अब 8वें-9वें महीने में तो क्यूरियोसिटी से कोई पूछेगा ना, वो उसको अबॉर्ट तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसमें अपने जान का खतरा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? जब तक एक माँ को अपनी जान का खतरा नहीं ना होता, अबॉर्ट करा देती है। अब आप ये सोचिए, आप एंटरटेन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, हम कैलकुलेट करके बताते हैं, फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का कि बेटा आएगा कि बेटी। देयर इज अ फॉर्मूला। बट भारत के अंदर अगर आप पहले 2 महीनों में या 1.5 महीने में कोई आपसे कैलकुलेट करने को बोलता है 51,000 रुपया ले लो, आपने कैलकुलेट कर दिया और वो बेटी हुई, वो नहीं रखेगा उसको। 2 बेटियों के बाद अगर बेटी हुई तो 100% वो नहीं रखेगा। ये काम नहीं करने, ये काम नहीं करने। और इसका पता है भुगतान 100 जन्म में नहीं होता। 100 जन्म में नहीं होता। हाँ, आप कहते हो ना हमारे बच्चों की कुंडलियों में पितर दोष आ रहा है, ये अबॉर्ट करवाना भी एक पितर दोष है, कि एक पितर ने आना था, आपने उसको नहीं आने दिया, वो फिर वेट कर रहा है
कि जब आपके बच्चे बड़े होंगे, 26 साल लग गए उसमें, बच्ची आपकी दोनों बेटियां बड़े होने में, फिर उसकी शादी हुई, फिर वो प्रेग्नेंट हुई, फिर आपका पितर वापिस आया, 27 साल आपने उसको वेट करवाया, और जैसे ही वो बच्ची पैदा होगी आपकी कुंडली में पितर दोष आएगा, उस बच्ची की कुंडली में। आप समझे पितर दोष का रिलेशन? Yes, sir. आपके दादे परदादे ने जन्म लेना था, दादी परदादी ने जन्म, आपने अबॉर्ट करवा दिया, अब आपके लीनिएज में ही उसने जन्म लेना है, आपने उसकी जन्म में कितने साल डाल दिए? 25-30 साल डाल दिए कि नहीं डाल दिए? बोलो। यस Yes, सर। यस गुरुजी। और वो 25-30 साल वेट करेगा वहां पे, वही पेन है। और पितरदोष का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपकी लाइफ में चीजें डिले होती हैं अननेसेसरली। ठीक है, पितरदोष का मतलब है डिले 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 डिले। क्यों? क्योंकि आपने किसी को डिले करवाया 25-30 साल, अब उसने श्राप दिया, वो खुद लेकर आया पितरदोष अपनी कुंडली में, और खुद लेने से पहले आप 7-8 साल तक वेट करते रहोगे, बच्चा नहीं हो रहा, आईवीएफ करवा रहे, आईयूएफ करवा रहे, बच्चा हो गया, उसकी लाइफ में उसको नौकरी नहीं मिल रही, उसकी शादी नहीं हो रही। दुखी कौन हो रहा है? आप दुखी हो रहे हो क्योंकि श्राप मिला आपको। अगर आपको पता है, मेरे पापा का 2015 में एक्सपायर हो गए, 2015 में। ठीक है, मेरा बड़ा बेटा जो है वो 19 साल का है, नमन। जो बिटिया है उससे छोटी है। 2017 में मुझे मेडिटेशन में पापा ने मैसेज दिया कि मैं आना चाहता हूं, मैं वापस आऊंगा। मुझे लगा कि नमन की जब शादी होगी और उस समय जो बच्चा होगा वो पापा आएंगे। 2018 में नितिका प्रेग्नेंट हुई। 2018 में नितिका प्रेग्नेंट हुई। सभी रिश्तेदारों ने बोला कि नमन और छोटे बच्चे रणविजय के बीच में 16 साल का 17 साल का डिफरेंस होगा। जब वो 24-25 साल का होगा तो मेरा छोटा वाला बच्चा केवल 5-6 साल का होगा। लेकिन मैंने अपनी पत्नी को बोला है पापा हैं, ही वॉन्ट्स टू कम। शी ऑनर्ड माई वर्ड्स। और मेरा जो सबसे छोटा बेटा है वो पापा की तरह खाना खाता है, पापा की तरह बैठता है, उसी तरह से खड़ा होता है, उसी तरह से बात करता है। और जब मैंने उसकी कुंडली को अपने पिताजी की डेथ की कुंडली के साथ मैच किया तो वो कुंडली की लेगेसी वहीं से शुरू होती है जहां पे वो खत्म हुई। पापा की जन्म की कुंडली नहीं, पापा की डेथ की कुंडली। क्योंकि एक डेथ की कुंडली भी बनती है, जिस एग्जैक्ट टाइम पे आपका डेथ हुआ वो बताती है कि आप कैसे जन्म लोगे, अगले किस जन्म में लोगे, और आपके कर्म कैसे रहे इस जन्म के अंदर, जिसको हम प्रश्न कुंडली बोलते हैं। और वो लेगेसी वहीं से खत्म होती है और वहीं से शुरू होती है। कैन यू बिलीव दिस? आपके जीवन, जी सॉरी, anyone was saying something, someone was saying, नहीं सर। this is what I want to tell you, that life is very strange. और इन सारी कैलकुलेशंस को करने के लिए आपको भगवान के करीब होना जरूरी है। आपको सुबह शाम साधना करना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद 32-33 साल में इस दुनिया में चले गए। जितने भी महान लोग हुए उन्होंने अपनी सेहत का ध्यान नहीं दिया। वो क्यों नहीं सेहत का उन्होंने ध्यान दिया? क्योंकि उनका सारा बल मन को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है, सेहत की तरफ ध्यान नहीं। एंड माई आरवीए स्टूडेंट्स, मेरे रुद्रा वैदिक एकेडमी के स्टूडेंट्स हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि सर अपनी सेहत ठीक करो। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आज से ठीक करता हूँ, कल मुझे एक ऐसी हीलिंग मेरे सामने आती है, किसी को मौत से निकालना। कल शाम को 15,000 सेल रह गए किसी के, उसके लिए सारा काम किया। डेंगू फैला हुआ है, अब किसी की माँ है, मैं उसको कैसे मना करूं? और वो मेरे को फॉलो कर रहे हैं पिछले 15 साल से, 10 साल से। मैं कैसे फॉलो उनको करूं कि नहीं मैं नहीं कर सकता? फिर भार, फिर वीकनेस, फिर बचाना, उपाय निकालना, करना। ये आपके जीवन में भी होगा।
उसी की प्रिपरेशन कर रहा हूं आप लोगों के साथ, आपकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। तो ये इस तरह से आपको नक्षत्र में अपनी देवी, अब हम आद्रा तक पहुंचते हैं, ठीक है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका के बाद अगला जो नक्षत्र है वो कौन सा है? रोहिणी। रोहिणी। रोहिणी की 4 पदाएं हैं, 1 2 3 एंड 4। रोहिणी के बाद अगला मृगशिरा। मृगशिरा। मृगशिरा, इसकी भी 4 पदाएं हैं। और मृगशिरा के बाद आर्द्रा। आर्द्रा 4 पदाएं, है ना। अब यहाँ पर चंद्रघंटा पे रुके थे, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा। अब यहाँ पे कुष्मांडा। कुष्मांडा। यस सर। स्कंदमाता। यहाँ पे स्कंद माता। बस कात्यायनी। एक ही बार हाँ। मुश्किल लगता है, बाद में इजी हो जाता है। स्कंद माता के बाद कात्यायनी देवी। कात्यायनी देवी, उसके बाद कालरात्रि। कालरात्रि, यस सर। इसके बाद महागौरी। महागौरी, सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री, शैलपुत्री। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी, फिर चंद्रघंटा। चंद्रघंटा। कुष्मांडा। उसके बाद कुष्मांडा। फिर स्कंद माता। स्कंद माता, स्कंद माता, कात्यायनी देवी। तो आद्रा पदाचार में आपकी सीमा जी देवी कौन सी है? कात्यायनी देवी। आप कात्यायनी देवी की पूजा करेंगे ना, आपके शरीर में, तन मन में, हर जगह में बहुत बल आ जाएगा जी। ओम देवी कात्यायनी नमः। तो कौन निकालेगा 27 के 27 नक्षत्रों को ऐसे लिखकर, कौन ग्रुप में डालेगा? मैं सर, ज्योति। बिल्कुल ज्योति जी, Yes, sir. कक्षा Yes, sir. खत्म होने के बाद आप Yes, sir. 27 के 27 नक्षत्रों को इसी प्रकार लिखकर आप ग्रुप में डालेंगे। Yes, और sir. फिर ग्रुप में हर एक स्टूडेंट अपनी देवी का नाम लिखकर मुझे भेजेगा। जी सर। ठीक है, आपको ज्योतिर्लिंग पता लग गया, आपको अपनी कुंडली की देवी पता लग गई, और मुश्किल वक्त में कौन सी देवी का स्तोत्र करना है, कौन सी देवी का मंत्र करना है, वो भी आपको पता लग गया। क्योंकि जो आपको, जो मैंने ये निकालना सिखाया था ज्योतिर्लिंग, ये मोक्ष की तरफ लेके जाता है, राइट। ये आपको लिबरेट कर देता है। और ये जो देवी स्वरूप आपको आपकी कुंडली से निकलेगा, वो आपको क्या देगा? शक्ति, डे टू डे लाइफ के अंदर शक्ति। कभी कभी आप एनर्जी लेस, मेंटली एनर्जी लेस फील करते हो, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, मैं जिंदगी को आगे नहीं बढ़ा सकती, कब तक चलाऊंगी ये जिंदगी, बस होगी है मेरी। सिर्फ एक माला उस समय अपनी देवी की करना और मुझे फोन पे फीडबैक देना, मुझे मैसेज करना कि नवनीत सर ये हो रहा है लाइफ के अंदर, एकदम से ऐसे लगा जैसे किसी ने एनर्जी का इंजेक्शन लगा दिया हो। लेकिन आपको अपनी देवी का पता होना आवश्यक है। 9 देवियां, 9 पदाएं, एक राशि में 27 नक्षत्र। समझ पा रहे हैं आप? Yes, sir. और आप 108 को 3 से डिवाइड कर सकते हो? Yes, sir. कैसे? सर पॉइंटों में आएगा बट पॉइंट्स में आएगा? 36। नो सर 36। 36। एग्जैक्टली। सो जो पहली 36 पदाएं हैं और फिर अगली जो 36 पदाएं हैं, उसमें जो अगली 36 पदाएं हैं वो क्या है जानते हैं आप?
योगिनी योगिनी वो है महालक्ष्मी, फिर सरस्वती और फिर माँ काली। महाकाल। 36 पद आए, उसके अंदर ये शक्तियां हैं। एवरीथिंग इज प्लान्ड इन योर चार्ट, यू जस्ट हैव टू। ऑर्डर, सॉरी सर, ऑर्डर क्या? और उसका ऑर्डर इच्छा मैम ने वीडियो डाली है, देखते ही नहीं, मैंने ग्रुप में शेयर की थी। ओके, शुरुआत कहाँ से होती है? ब्रह्मा जी से। यस। ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है? सरस्वती, जनरेटर। फिर उसके बाद ऑपरेटर लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ, फिर डिस्ट्रॉयर माँ काली। माँ काली। नाउ यू गॉट द ऑर्डर? Yes, sir. Good. Like Devis are also generator, operator and destroyer. Because they belong to generator, operator and destroyer, Brahma, Vishnu and Mahesh. Am I making you some sense, ladies and gentlemen? Yes, sir. Yes, sir. This is real Jyotish. Not, आप ये बहा दो, ये दबा दो, फिर इतनी देर बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये ज्योतिष नहीं है। That is not ज्योतिष। ज्योतिष is to understand कि आपके कुंडली के अंदर देवता कौन से हैं। And I would appreciate Dr. Arjun Pai that we had discussion on this and he revealed this कि ऐसे ऐसे होगा। So ये चीजें हैं, इसको रियल ज्योतिष बोलते हैं। जब हम नक्षत्रों के डीप करेंगे, डायसेक्शन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, आपको आपकी कुंडली की शक्तियां, हम आपकी कुंडली के अंदर कुल देवता भी निकाल सकते हैं। आपकी कुंडली में एंसेस्ट्रल शक्ति कैसी है उसको भी निकाल सकते हैं। एवरीथिंग कैन बी कैलकुलेटेड, एवरीथिंग। और एक और बात बताऊं, अगर आप ये मुझे ना बताओ कि ये मेल की कुंडली है या फीमेल की कुंडली है, आप मुझे सिर्फ एक कुंडली बता दो कि नवनीत सर ये कुंडली है, तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये मेल की कुंडली है कि फीमेल की कुंडली है। और बताओ, क्योंकि फीमेल की कुंडलियां का पैटर्न बिल्कुल अलग है कैलकुलेशन का, और मेल की कुंडली का पैटर्न बिल्कुल अलग है। So if you show me a kundli and tell me, Navneet sir, it's a male kundli or a female kundli, I will tell you it's a male or a female kundli. There's a formula to calculate. इतना accurate है ज्योतिष। You need not tell me it's a male kundli or a female kundli. But I don't test my jyotish like that. I don't want to. The formulas are already there. But what is the benefit? The benefit is to guide. गाइडेंस बेनिफिट है, ज्योतिष को टेस्ट करना बेनिफिट नहीं है। ज्योतिष में से पता लगाना कि आपके देवता कौन है। आप अगर एक मेल कुंडली है और फीमेल कुंडली है, उससे होगा क्या? अगर आपको बता देता हूँ या आप किसी को कैलकुलेट करके बता देते हो, वो आपको जादूगर समझेगा, वो आपको मैजिशियन समझेगा। बहुत से पंडित लोग इसका फायदा उठाते हैं। वो आपको कैलकुलेट करके ये चीज बताएंगे, आपको बताएंगे और लगेगा यार ये तो बहुत सही है। फिर उसके बाद वो कहेगा ना, आप ये वाला ये डाल लो, ये कर लो, वो कर लो, ये उपाय कर लो, मेरे से पूजा करवा लो। आप सब कुछ करवाओगे उससे, क्योंकि आपको उसके ऊपर अंधा विश्वास हो जाएगा। लोग इन चीजों को यूज करते हैं, लेकिन आप इन चीजों को यूज करोगे एज ए स्टूडेंट, आप यूज करोगे उसको मंत्र देने में, शास्त्र देने में, उसको स्तोत्र देने में, ताकि उसके जीवन का बेड़ा पार हो सके। अपने आप को शो ऑफ करने में नहीं कि आप किस लेवल पे हो। हमेशा ग्राउंडेड रहोगे, भगवान से डरे हुए, घबराए हुए, और भगवान को बहुत ज्यादा प्यार करने वाले, दिल से भगवान को प्यार करने वाले। ठीक है गाइस, सो आज मैं इतना ही करवाऊंगा। और अभी आप अपना लिखेंगे, 27 के 27 नक्षत्रों की जो देवियां हैं सब लिखेंगे और सब ग्रुप में डालेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्योति लिखेगी, सब लिखेंगे, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस है। और आप अपना नक्षत्र कैलकुलेट करके अपनी देवी के बारे में ग्रुप के अंदर लिखेंगे। इज इट करेक्ट?
Okay, sir. Yes, sir. फाइन, फिर हम बाकी Yes, कल sir. मिलते हैं, कल फिर आपको आगे लेके जाते हैं। आई होप यू लाइक द लेक्चर, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Thank sir. you, Lord. sir. ओके, ग्रेट। सो हम अपनी गुरु परंपरा